अच्छा, हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने वन वे एसेंट्रिसिटी पढ़ी हुई है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे टू वे एसेंट्रिसिटी पढ़ेंगे। अच्छा, टू वे एसेंट्रिसिटी कब होती है? वो तब होती है जब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर आपका जो एसेंट्रिसिटी है वो अगर एक्स पे हो तो आप एक्स पे टू ई माइनस करते हो, ठीक है। मतलब आप जो लेंथ एक्स पे होती है, मतलब जो जो चीज़ है, इस तरह वाई वाला सीन है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो ना एक्स पे हो ना वाई पे हो, ना एक्स एक्सेस पे हो ना वाई एक्सेस पे हो, बीच में आ रहा हो, इसमें दो एक्सेंट्रिसिटी प्रोड्यूस होंगी, जो कि होगी जो है ना, ये यहाँ पे जो हमें बताया गया है, अगर आप यहाँ पे चेक करें, ठीक है, ये जो है बेसिकली ये बताया कि इसमें दो जो मोमेंट जनरेट होंगे, एम वाई और एम एक्स, क्योंकि ये ना एक्स एक्सेस पे है ना वाई एक्सेस पे है। इसमें जो बेसिकली बात हुई है वो यही बात हो रही है कि जो वन वे एसेंट्रिसिटी होती है उसमें आपका एक साइड पे ही होता है। जैसे आप यहाँ पे, मतलब ये थोड़ा सा इसमें एरर है सॉफ्टवेयर में, आप इसको इग्नोर करिए, मैं आपको बताता हूँ। ये अगर आप इधर ले लें, मतलब ये क्या बक ये इसमें ये ले लो, ठीक है, आपको समझ आ रही है, ये ले लो। तो इसमें अगर आप नोट करें कि ये आपके एक्स एक्सेस पे है और ये आपका वाई एक्सेस पे है। इधर आप अगर ये थर्ड वाले में चेक करें, थर्ड वाला, इसमें आपका एक ई एल है और एक ई बी है। तो आपके दोनों ब्रेथ और उसमें दो साइड पे एसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये मेन फर्क है वन वे में और टू वे में, कि जो वन वे होती है वो या एक्स एक्सेस पे होती है, वाई एक्सेस पे होती है, और फिर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे जो है ना, ना एक्स एक्सेस पे होती है ना वाई एक्सेस पे होती है, बीच में होती है, तो इसमें दोनों कंपोनेंट्स आते हैं। एक और बात, अगर वही वाली बात मैं आपसे डिस्कस करूं, वही वाली बात फिर से करूं, कि जो ए होता है बेसिकली, ये जो बेसिकली ए होता है वो आपका जो ए डैश जो ए इफेक्टिव है वो हमेशा ए जो टोटल होगा उससे लेस होगा, क्योंकि जो ए इफेक्टिव होगा वो बेसिकली आपको पता ही है, जो मैंने बात आपको बताई थी, वो आपका जो है ना कम होता है बेसिकली ना, एसेंट्रिसिटी की वजह से इफेक्टिव एरिया आपकी कम हो जाती है। एक और चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर आप कॉमन सेंस वाली बात है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका जो है ना टू वे एसेंट्रिसिटी है, तो टू वे एसेंट्रिसिटी में क्या होगा बेसिकली कि आपके दो मोमेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे आपको पता है कि एम, अगर आप मूवमेंट ले लो, अगर आप मूवमेंट ले लें, ठीक है, तो एम इज इक्वल्स टू, ठीक है, एम इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका कि जो एम होता है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ अभी। एम जो है बेसिकली वो क्या है, इधर मैंने लिखा भी है कि P इंटू ई। आपको पता है कि यहाँ पे एसेंट्रिसिटी में आपका ई बी भी है और ई एल भी है, तो उसकी वजह से आपके पास एम एक्स और एम वाई दो मोमेंट्स जनरेट होंगे। इधर जो हमें बात की गई है वो ये बात की गई है कि अगर आप, मतलब वही वाली बात रिपीट हो रही है कि आप मुझे एक बात बताएं, अगर फॉर एग्जांपल ओरिजिन में पास हो रहा है, अगर लोड जो है सेंट्रॉइड पे आ रहा है, हम एक्सेस जो है ना वो मतलब रेफरेंस में ले रहे हैं, या अगर वो ओरिजिन में पास हो रहा है, तो उस केस में तो आपको पता ही है कि एसेंट्रिसिटी जो है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। जब एसेंट्रिसिटी जीरो हो जाती है तो क्या होगा आपका बेसिकली कि आपका जो वो है, यहाँ पे आपके पास कोई एसेंट्रिसिटी नहीं, मोमेंट ही जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरे केस में, अगर आप इस केस में देखें, इसमें अगर आपका बीच में कोई वो लोड लग रहा हो, और ऐसे लोड लग रहा हो कि वो ना एक्स एक्सेस पे हो ना वाई एक्सेस पे हो, उस केसेस में क्या होगा कि आपकी टू मूवमेंट्स जनरेट होगी, एक होगी अलोंग एम, एक होगी अलोंग वाई और एक होगी अलोंग एक्स। तो आप ये लाइन जो है ना, ये इसको इग्नोर करें, ये मसला है इसमें सॉफ्टवेयर में। लेकिन आप ये देखें कि ये जो है ना, ये बेसिकली आपकी टू एसेंट्रिसिटी होती है, उसमें आपकी दो जो मूवमेंट्स है वो जनरेट होते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखें, ठीक है। तो टू एसेंट्रिसिटी में आपको क्या होगा, आपके एक होगा एम वाई और एक होगा एम एक्स, ठीक है। आपके दो एसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि वो जो लोड है वो आप इधर की लग रहा है ना, वो लग रहा है एक्स एक्सिस पे ना लग रहा है वाई एक्सिस पे।
अगर आपकी यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर आपकी जो आपकी जो लोडिंग है वो सेंट्रिक ना हो, तो उस केस में आपकी एसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और वो एसेंट्रिसिटी डिपेंड करती है कि वो वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, वन वे है या टू वे है। टू वे कैसे हो सकती है, ना वो एक्स एक्सिस पे होगा ना वाई एक्सिस पे होगा। उस केस में आपके दो मोमेंट्स जनरेट होंगे, ठीक है, ड्यू टू द लोड। ठीक है, आपकी लोड की वजह से आपके पास क्या होगा बेसिकली, कि लोड की वजह से, क्यू की वजह से, क्योंकि एम इज इक्वल्स टू पी ई। ठीक है, तो आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो एसेंट्रिसिटी आपकी दो हो गई है ना, एक ई वाई और एक ई एक्स। उसकी वजह से आपके पास दो वो दो मूवमेंट्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि दो आपके पास मूवमेंट आर्म्स आ रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है बेसिकली, आपका जो है ना, इसमें हमें जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि इधर अगर आप नोट करें कि ये है, ये है, ये बता रहा है कि दो एक्सेंट्रिसिटी की वजह से दो मोमेंट्स प्रोड्यूस होंगी। ये वही इक्वेशन है जो m इज इक्वल पी होता है। ठीक, m m इज इक्वल्स टू पी जो इक्वेशन है उसी ने अरेंज की है। यार अच्छा, ये जो है ना m इज इक्वल टू पी, ठीक है, तो आपकी जो ई वाई भी है और ई एक्स भी है, उसकी वजह से आपके दो मोमेंट्स प्रोड्यूस होंगे अलग अलग। तो इसने यही चीज़ लिखी हुई है। आप क्यू यू जो है, जो लोड है वो सेम है, आप देख सकते हैं ये दोनों लोड सेम है, लेकिन आपका जो मूवमेंट है वो दो अलग अलग प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि एसेंट्रिसिटी वाली बात है तो यहाँ पे हम इफेक्टिव एरिया ले, यहाँ पे हम बेसिकली जो वो है क्या कहते हैं, टोटल एरिया नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे एसेंट्रिसिटी आ रही है बात। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब हुई हुई है। और क्यू अल्टीमेट जो है ये आपका बेसिकली लोड है, और ये आपका स्ट्रेस है। स्मॉल क्यू यू जो है वो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्मॉल क्यू यू जो है वो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल है वो आपका, ये जो कैपिटल है ये आपका लोड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जाहिर बात है कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए। ठीक है, अगर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए है, तो अगर आप चेक करें कि इसमें आपका क्या हो रहा है बेसिकली, इसने इसी को अरेंज किया है। लोड फाइंड करना है आपको, तो आप स्ट्रेस जो है वो आप एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लोड आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है ये हमने पहले भी पढ़ी हुई थी, आपको याद ही होगी। ये इक्वेशन मैं बता देता हूँ। ये जो इक्वेशन है ये हमने पहले भी पढ़ी हुई थी। इसमें क्या है, ये कोहेजन फैक्टर आपके पास, ये सरचार्ज क्या कहते हैं, क्यू जो है वो सरचार्ज का है। ठीक है, और ये आपका बेसिकली उसका है, फ्रिक्शन था। ठीक है, ये जो है बेसिकली ये इक्वेशन है। और इसमें क्या है, ये आपके पास जो है ना, ये आपका शेप फैक्टर है, ये डेप्थ फैक्टर, इंक्लिनेशन, इसी तरीके से ये तीनों में ऐड हुए। अब बात यह है कि इसमें अगर आप एक चीज नोट करें कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, कि इसमें एक चीज जो हमने पहले भी पढ़ी थी, मैं फिर से रिवाइज करके, डेप्थ फैक्टर जो है, जो आपका डी है, ये जो तीनों में आ रहे हैं, इसमें भी डी आ रहा है, इसमें भी डी आ रहा है, इसमें भी डी आ रहा है। मतलब आपका शेप फैक्टर में भी आ रहा है, नहीं सॉरी, आपका कोहेजन फैक्टर में भी आ रहा है। ये आपका कोहेजन है, ये आपका सरचार्ज है, ये आपका फ्रिक्शन है। तो तीनों में अगर आपका आ रहा है तो तीनों के अंदर एक शेप फैक्टर, नहीं सॉरी, डेप्थ फैक्टर जो है उसमें आप ओवरऑल लेंथ यूज करते हैं, आप उसमें अफेक्टिव लेंथ यूज नहीं करते। ये पहले भी हमने डिस्कस की थी, इधर भी वही रूल चल रहा है, वही चीज, मतलब कि आप याद ही कर लें। इसमें जो बात हो रही है वो वही वाली बात जो मैंने आपसे की है अभी, कि जो ये बात कह रहा है कि जो आपके शेप फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि शेप फैक्टर्स के अंदर आपका इशू नहीं है, उसमें मतलब नहीं इशू है, मतलब उसमें आप इफेक्टिव लेंगे। लेकिन जो टू कैलकुलेट द डेप्थ फैक्टर, ठीक है, चाहे वो कोहेजन में हो, सरचार्ज में हो या फ्रिक्शन में हो, we don't replace B with B effective. In determining the effective area, A effective, effective with B effective, and effective length L effective, five possible cases will arise.
ठीक है। तो ये आप याद रखिए, जो ये आखिरी सेंटेंस छोड़े, ऊपर वाली बात याद रखिए कि ये आप रख लें कि जो आपके शेप फैक्टर्स हैं उसमें, और इसके अलावा जो शेप फैक्टर्स होते हैं उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप जो लेंथ लेंगे वो इफेक्टिव लेंगे, लेकिन जो सिर्फ डेप्थ फैक्टर ऐसा है कि डेप्थ फैक्टर के अंदर आप इफेक्टिव लेंस नहीं लेते। ठीक है, यू डोंट नीड टू रिप्लेस बी विद बी प्राइम और बी इफेक्टिव। अब जो आगे वाली बात आती है वो ये आती है कि अब हम कह रहे हैं कि इन डिटर्मिनिंग द इफेक्टिव एरिया, ए इफेक्टिव इफेक्टिव विद बी इफेक्टिव एंड इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव, फाइव पॉसिबल केसेस में अराइज। इसमें ये बात कह रहा है कि आपके जो इफेक्टिव एरिया है वो 5 केसेस में आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिफरेंट केसेस है, मतलब उसमें एक में लाइक करेगा। ठीक है, ये किस में होगा, ये आपका होगा टू वे एसेंट्रिसिटी। जहाँ पे टू वे एसेंट्रिसिटी होगी वहाँ पे आपका इफेक्टिव एरिया जो आप फाइंड करेंगे वो आप 5 केसेस के थ्रू फाइंड करेंगे। अब 5 केसेस के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे, वो है बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ ई एल बाई एल एंड बाई ई बी डिवाइडेड बाई बी। एसेंट्रिसिटी आपकी जो है ना वो, और लेंथ ऑफ द फाउंडेशन, और इसी तरीके से आपकी एसेंट्रिसिटी जो है ब्रेथ साइड पे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय द ब्रेथ ऑफ द फाउंडेशन। तो इसी तरीके से हम ना जब जो है ना हम इसको सॉल्व करके ना हम इसमें फिर हम फाइंड करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव एरिया। अब आगे इसमें जो केसेस है वो ज़रूरी नहीं है, वो आपके न्यूमेरिकल्स में आएंगे। आपको जब ये समझाने की बात ही कि जब टू वे एसेंट्रिसिटी होगी तो आपके पास, पहले आप याद करेंगे कि आप डेप्थ फैक्टर जो है उसमें आप कोई इफेक्टिव नहीं लेते, वो सब में यही चीज़ है। दूसरी बात आप ये याद करोगे कि इसमें आपके पास केसेस होंगे और उस केसेस के थ्रू आप इफेक्टिव एरिया फाइंड करेंगे। इफेक्टिव एरिया कौन से केस को फॉरवर्ड करना है, नहीं मतलब कौन से सॉरी कौन से केस को फॉलो करना है, वो हम इस तरह फाइंड करेंगे कि हम ई बी बाई बी और ई एल डिवाइडेड बाई एल, इन रेशियोज को लेके हम इसको हम केसेस फिर बनाएंगे। 5 केसेस इसमें बनते हैं आगे, उसके अकॉर्डिंगली जिसमें लाइक करेगा वो केस हम लेंगे। उसके हर एक केस का डिफरेंट फार्मूलाज है, जिस तरह हमने पीछे टेबल्स पढ़े थे उसी तरीके से इसके अपने अपने फार्मूला हैं हर केस के। और जिस केस में लाइक कर रहा होगा वो वैल्यूज जो हमारी ई एल बाई एल और ई बी बाई बी आ रहा हो, उस केस को हम लेके उसके थ्रू हम इफेक्टिव एरिया और बाकी फार्मूला यूज करेंगे। तो ये आपके पास केस वन है जिसमें आपका ई एल बाई एल जो होगा, जो उसकी वैल्यू होगी वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6 होगी, और ई बी बाई बी जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6 होगी। उस केस में आप ये केस वन यूज करेंगे और उसमें इफेक्टिव एरिया का फार्मूला ये गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इफेक्टिव इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बी। ये देखिए ना, जो इफेक्टिव एरियाज है वो लिया हुआ है, ये जो आपका शेडेड है। ठीक है, आप देखिए A1 और B1, नहीं सॉरी L1 और B1 सिर्फ इफेक्टिव शेडेड का लिया है, जो अनशेडेड है वो नॉन इफेक्टिव है तो उसको लिया ही नहीं है। इसमें आप ये बात भी देख सकते हैं कि जो एरिया है वो सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है, हाफ इंटू B1 इंटू L1। ठीक है, इसमें एक और चीज जो याद करनी है वो ये है कि इफेक्टिव लेंथ L प्राइम इज द लार्जर ऑफ द टू डायमेंशन, जो हमने पहले भी बात की थी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, जो लार्जेस्ट आपका लेंथ होगी, जो डायमेंशन होगी, ठीक है सॉरी लेंथ की जो डायमेंशन होगी, प्रॉपर वर्ड्स ये है। ठीक है, तो जो लार्जर डायमेंशन होगी वो आपकी लेंथ होगी, और जो दूसरी स्मॉलर डायमेंशन होगी वो आपकी ब्रेथ होगी। इसमें क्या लिखे, सो द इफेक्टिव ब्रेथ, आपको सिंपल बात है कि अगर आप इस तरह ले लें इसको कि ए अफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए अफेक्टिव। ठीक है, ए अफेक्टिव आपका जाहिर बात है आपका होगा बी, वैसे जनरली बता रहे हैं, इंटू एल प्राइम। ठीक है, दोनों प्राइम यूज कर रहे हैं। अगर आप एल प्राइम यहाँ पे डिवाइड कर लो तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास ये कर जाएंगे और आपके पास ये फार्मूला, यही फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो उसने वैसे वैसे डिटेल में बताया हुआ है इसको। इसी तरीके से फिर ये केस टू है, फिर केस थ्री है, फिर केस फोर है। तो इसको आप इग्नोर करें, मतलब ये आप ऊपर ऊपर से देख लें, बाकी ज़रूरी नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ये देखिए कि ग्राफ भी इसने यूज़ किए हुए, ये आप बाद में आराम से देख सकते हैं क्योंकि हमारे एमसीक्यूज़ में नहीं आते, तो ज़रूरी नहीं। ये केस थ्री है,
ठीक है, इसकी भी अपने फार्मूले हैं, अपने इसके कुछ वो है। तो वो आप जब रेशियोज निकालेंगे अगर कि इस 3 मिलाई करते तो आप ये जो है ना ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें अगर आप नोट करें कि इसमें एरिया ऑफ इसमें ट्रेपेजॉइड यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, क्योंकि शेडेड एरिया जो है आपका ट्रेपेजॉइड बन रहा है, तो 1/2 इंटू शेडेड रीजन का फार्मूला जो है वो ट्रेपेजॉइड का लिखना है। और आप उसमें इसमें फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी लेंथ होगी वो आपकी मैक्सिमम होगी, चाहे वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, जो लेंथ होगी वो आपकी लार्जेस्ट डायमेंशन होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें आगे वाली कौन सी बात है? फिर 4 आता है, 4 में भी यही सिनेरियो है। इसमें अगर आप नोट करें कि जो है ना इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, इसमें भी आपकी रेशोज़ गिवन है EL/L और EB/B वैल्यू आपकी जो है ना, अगर आप आपके पास ये पैरामीटर्स पड़े हुए क्वेश्चन में तो आप आराम से इस केस 4 में फिर डाल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से फिर जो है ना एक और केस है हमारे पास, ये आप बाद में देखें, ये न्यूमेरिकल्स है तो हमारे इसमें कोई काम नहीं, हम सिर्फ MCQs यहाँ पे डिस्कस करने आ रहे हैं। केस 5 जो है वो जो है ना वो इस तरीके से ये पता चलता है कि वो स्पेसिफाइड है सर्कुलर फाउंडेशन के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि क्योंकि ये सर्कुलर फाउंडेशन के लिए है, तो इसमें अगर आप देखें इन केस ऑफ सर्कुलर फाउंडेशन अंडर एसेंट्रिसिटी लोडिंग, द एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज वन वे। वन वे क्यों होती है? वन वे इसलिए होती है क्योंकि आपका रेडियस के थ्रू मूव हो रहा होता है। ठीक है, तो सिर्फ ई के सॉरी आर के थ्रू मूव हो रहा होता है। तो हम कहेंगे कि द इफेक्टिव एरिया ए इफेक्टिव इन द बी इफेक्टिव फॉर द सर्कुलर फाउंडेशन गिवन इन द नॉन डायमेंशनल फॉर्म इन द टेबल दिया है। क्या है आपका? ER/R। ठीक है, ये मतलब है कि जो आपका मूव कर रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में, तो आप इसके थ्रू आप देख सकते हैं। अगर आप नोट करें इधर मैंने वही बात की गई है, वही बात की है मैंने कि यार जो है ना ये आप देखें पीछे केसेस में आपका EB और EL था। ठीक है, इस केस में क्योंकि आपका जो है ना BL वाली बात है ही नहीं, आपका एक ही रेडियस है जो कि कांस्टेंट है। तो हमने इसलिए जो है ना सिर्फ आर की बात हो रही है कि ER/R। ये एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर ऊपर से आपको बताना है। ठीक है, ताकि मैं सिर्फ आपको वैसे बता दूं कि सॉल्व करने के लिए आप बाद में देख सकते हैं। स्क्वायर फाउंडेशन इज शोन इन दिस विद EL एंड EB। ठीक है, अगर आप इसमें नोट करें कि जो आपकी लेंथ ऑफ द फाउंडेशन है वो आपकी है वो क्या है आपके पास? वो है आपके पास 1.5। ठीक है, और जो नीचे थोड़ा सा शो नहीं हो रहा, वो कि मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो बेसिकली 1.5 है, क्योंकि स्क्वायर फाउंडेशन है तो हमने सोचा नहीं था, तो स्क्वायर है तो ये भी 1.5 है और ये भी 1.5 है। ठीक है, तो 1.5 हो गया आपका। अब बात ये आती है कि आपके पास EL वैल्यू भी है, आपके पास EB भी है। आपने ये रेशियोज निकाले EB/B और EL/L। ठीक है, ये जब आपने रेशियोज निकाले हैं तो आपको पता चला है कि आपके पास ये आया है और ये आया है। अब हम इसमें फिर चेक करेंगे कि कौन सा केस इसमें कौन से केस में ये लाइक आ रहा है। अब अगर हम इस केस में चेक करें, केस 4 में वो लाई नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप ये नोट करें कि वहाँ पे एक हमारे पास एक 0.2 भी था। ठीक है, जैसे कि मतलब ये आप रिटर्न टेक्स्ट को इग्नोर करें ये चेक करें कि ये जो बेसिकली लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा हुआ है कि एक आपका 0.2 है, एक आपका 0.1 है। ठीक है, इस केस में केस 4 में अगर आप चेक करें कि आपके पास जो है ना जो 1/6 है ना, उसका आंसर मैंने जब कैलकुलेशंस में की, आप कैलकुलेटर यूज करके करें तो 1/6 इज इक्वल्स टू जो आपकी जो उसकी वैल्यू है वो बनती है आपकी 1/6 जो है वो आपका बन रहा है 0.1667। ठीक है, 167 कर लो। ठीक है, तो उधर अगर आपने नोट किया कि दोनों में इसमें यही बात हो रही है। ठीक है, उधर आपने नोट किया वो एक में 0.2 था। ठीक है, तो यहाँ पे लेस आ रहा है, तो मतलब कि ये नहीं हो सकता, दोनों में लेस है। ठीक है, तो मतलब कि वो एक में तो चलो 0.1 था, एक में 0.2 था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि मैं आपको फिर से बताता हूँ ये
ठीक है, ये अगर आप मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके आपको बताता हूँ। ये टेक्स्ट इग्नोर करें जो सर ने किया हुआ है। अच्छा ये देखें आप कि ए बी बाई बी आपके पास आ रहा है 0.1 और ई एल बाय एल आपके पास आ रहा है 0.2। तो वो जो है ना वो इस केस में फॉल नहीं कर रहा है जो आपके पास 4 है। अब आप चेक करेंगे कि 2 केस में क्या वो फॉल कर रहा है या नहीं। ठीक है, आपके पास इस तरीके से बस आपको समझ आ गई है ना। इस तरीके से आप केसेस चेक करेंगे, फिर उस केस के मुताबिक आप ना उसमें फार्मूला यूज़ करेंगे। आगे मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो बहुत फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। इसमें एक छोटा सा वैसे आपको समझाने के लिए कि वो बात अभी कंफर्म हो जाए आपको कि ये आप शेप फैक्टर निकाल रहे हो। ठीक है, ये आप जो है ना बीच में ये क्या कहते हैं, कौन सा फैक्टर था यार ये, हाँ ये दोनों शेप फैक्टर्स है। शेप फैक्टर्स में अगर आप नोट करें इफेक्टिव अफेक्टिव यूज हो रहा है। डेफ फैक्टर में अगर आप नोट करें कि जो हमने बात की थी कि हम इफेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे, हम नॉर्मल यूज़ करेंगे। तो कैलकुलेशन में आपको मैंने समझा दिया था, पहले समझा दिया था, कंफर्म हो गया यहाँ पे कैलकुलेशंस में कि यहाँ पे अगर आप नोट करें कि यहाँ पे हमने डेप्थ फैक्टर जो है आपका उसमें आपने हर किसी में, चाहे वो कोलिजन के साथ हो या वो सरचार्ज के साथ फ्रिक्शन के साथ हो, तीनों में आपको जो नॉर्मल जो अपना उसका वो लेंथ होता है वो यूज़ करने। डेप्थ फैक्टर में आप इफेक्टिव नहीं लेते। अब थोड़ी सी पुराने रिवीजन के जो फेलियर क्राइटेरियाज होते हैं वो दो क्राइटेरियाज होते हैं, एक सेटलमेंट क्राइटेरिया और एक होता है शेयर क्राइटेरिया, जो हमने स्टार्ट में पढ़े हुए थे। ठीक है, शेयर क्राइटेरिया में हम ये चेक करते हैं कि वो शेयर फेलियर में ना आ जाए। ठीक है, और जो है ना हम उसमें ये चेक करते हैं शेयर फेलियर क्राइटेरिया में। अब दूसरा जो क्राइटेरिया था जो हमने पढ़ा था स्टार्ट में वो था सेटलमेंट क्राइटेरिया फेलियर क्राइटेरिया। ठीक है, अब सेटलमेंट जो है वो दो किस्म की होते हैं। एक है जो आपका होता है, एक होता है आपका इमीडिएट जो होता है, और एक होता है जो ग्रेजुअल होता है, वो होता है कंसोलिडेशन। ठीक है, एक होता है इमीडिएट कॉम्पैक्शन और दूसरा होता है ग्रेजुअल जो होता है कंसोलिडेशन सेटलमेंट। अब बात आती है आगे कि आगे हमने क्या चीज़ पढ़ी थी। आगे हमने ये पढ़ी थी कि जो कॉम्पैक्शन होता है वो बेसिकली एक जो है ना फास्ट प्रोसेस है, और कंसोलिडेशन वही वाली बात, सेटलमेंट फिर ये क्राइटेरिया। ठीक है, और जो कॉम्पैक्शन होती है वो बेसिकली होती है रिमूवल ऑफ एयर वॉइड्स और ये कोर्सर पार्टिकल्स में होते हैं, और जो कंसोलिडेशन होता है वो होता है रिमूवल ऑफ वाटर वॉइड्स और ये फाइनल पार्टिकल्स में, सॉइल पार्टिकल्स में होता है। अब जो बात हमने पढ़ी थी वही मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करके देता हूँ कि कंसोलिडेशन बेसिकली क्या होता है। कि कंसोलिडेशन इज इक्वल्स टू होता है रिमूवल ऑफ द वाटर वॉइड्स। अब कंसोलिडेशन जब होगी तो अगर पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस है वो इंक्रीज होगी। तो शेयरिंग जो वो होगी वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। शेयरिंग कैपेसिटी, शेयरिंग जो रेजिस्टेंस होगी, मतलब जो लोड की होगी, उसकी एक वजह ये है क्योंकि जब वाटर जो लोड ले रहा था वो सारा का सारा आ रहा है अब सॉइल पे। ठीक है, इफेक्टिव में आ रहा है, और इसमें वही वाला फार्मूला यूज होता है कि टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू अफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। अगर पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस वो सारा स्ट्रेस ले रहा है। ठीक है, और ये इफेक्टिव में सॉइल पार्टिकल सारा ले रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिफिनीशन पढ़ेंगे। कंसोलिडेशन रेफर्स टू द कंप्रेशन और सेटलमेंट दैट सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल्स, ठीक है, undergo as a response of the placing loads onto the ground. These loads produce corresponding increases in the vertical effective stress. जैसे मैंने आपको बताया, consolidation is a time dependent process. In some soils it may take long 100 years to achieve complete settlement. The compression is caused by deformation of the air particle of soil particles, relocations of the soil particles, expulsion of water or air from wide places spaces. अब जो कोहेसिव सॉइल्स होते हैं वो एक्चुअली फाइन ग्रेन्ड क्ले सॉइल्स का मतलब है इसका। ठीक, कोहेसिव सॉइल्स इक्वल्स टू फाइन ग्रेन्ड, मतलब फाइन ग्रेन ही होते हैं क्ले, तो क्ले की बात कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि वही बात हो रही है जो हमने स्टार्ट में बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द जो टेक हमने पढ़ी थी, वो जो जार वाले जो एग्जांपल्स थी जिसमें हमने ओपनिंग्स दी होती है, तो वो वाली बात आती है यहाँ पे
कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दो किस्म की सेटलमेंट्स होती है, फेलियर होती है, एक कंसोलिडेशन, एक कॉम्पैक्शन सेटलमेंट। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग कंसोलिडेशन पोर वाटर or water in the voids of the saturated clay gets squeezed out, reducing the volume of the clay, hence causing settlement called as consolidation settlement. ठीक है, अब बात ये आती है, most of the settlement of a structure on a clay is mainly due to the volumetry changes, rarely due to the shear strain. ठीक है, तो वही वाली बात शेयर फेलियर जो मैंने आपको कहा था कि उसकी वजह से शेयर आपका ज़्यादा हो जाता है।